हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में आज हमें क्या पढ़ना है? देखो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 3 लॉज की हमने स्टडी कर लिया, लॉज के बारे में पढ़ लिया, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल लगा लिए। अब हमें कौन सा लॉ पढ़ना है? हमें पढ़ना है चौथा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो सीबीएसई ने तो नहीं इसको अपने सिलेबस में रखा है, लेकिन आईएससी ने इसको अपने सिलेबस में रखा है। कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है कब। तो हम लोग शुरू करेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। लेकिन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल शुरू करने के पहले अब देखो कैसे रिलेट करना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो कि सेकेंड लॉ था, उसमें था कि कोई भी कंपाउंड किसी भी तरीके से बनाया गया, उसमें एलिमेंट के वेट का रेशियो कांस्टेंट था। दूसरा लॉ हम लोग क्या पढ़े? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन में हम लोग क्या पढ़े कि अगर 2 एलिमेंट मिल करके 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो एक के फिक्स वेट के लिए दूसरे के डिफरेंट वेट के रेशियो में क्या देखने को मिलता था? एक सिंपल होल नंबर रेशियो। यहाँ पर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में हम 3 एलिमेंट लेंगे। मान लो हमने 3 एलिमेंट कौन कौन से लिया? ए, बी और सी। हमने क्या किया? 3 एलिमेंट लिया, ए, बी और सी। अब उसके बाद एक एलिमेंट का फिक्स वेट बाकी दोनों एलिमेंट के डिफरेंट वेट के साथ कंबाइन करेगा। ध्यान देना है, ए का फिक्स वेट, इसका एक फिक्स्ड वेट बी और सी के डिफरेंट वेट के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा पहले, आधा हुआ ये, आधा पहले समझ लेते हैं। तो सपोज करो लेट एक्स वेट ऑफ ए कंबाइंस विद वाई वेट, अब ग्राम हो मिलीग्राम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई वेट ऑफ बी। इसी तरीके से x वेट ऑफ a कंबाइंस विद z वेट ऑफ c। देखो, जो मैंने पहले स्टेटमेंट यूज किया वो यही है कि एक एलिमेंट का फिक्स वेट बाकी दोनों एलिमेंट के डिफरेंट वेट के साथ कंबाइन करेगा। तो इस केस में जो हमने एग्जांपल लिया कि a का x ग्राम ले लिया, मान लो a का x ग्राम b के y ग्राम के साथ कंबाइन किया, a का x ग्राम c के z ग्राम के साथ कंबाइन किया। ये क्लियर हुआ। और एक कंपाउंड क्या बनाया? एक कंपाउंड बना दिया m और यहां कंपाउंड क्या बना दिया? n। इसका कोई खास रूल नहीं है। हो सकता है किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर बना क्या, तो मान लो m और n बना। तो यहां क्या हुआ कि एक एलिमेंट का फिक्स वेट बाकी दोनों एलिमेंट के डिफरेंट वेट के साथ कंबाइन किया। ठीक, तो हम क्या करेंगे? बाकी दोनों एलिमेंट के डिफरेंट वेट का रेशियो निकालेंगे। यानी अगर हम निकालें कि वेट ऑफ बी इज टू वेट ऑफ सी, तो ये कौन सा आएगा? y इज टू z। यही आएगा ना, क्योंकि a का वेट क्या है? कांस्टेंट। तो B और C के डिफरेंट वेट का रेशियो क्या हुआ? y इज टू z। अब इसके बाद इसका आधा पार्ट आता है कि एक एलिमेंट का एक फिक्स वेट बाकी दोनों एलिमेंट के डिफरेंट वेट के साथ कंबाइन करेगा, तो उन डिफरेंट वेट्स में एक सर्टेन रेशियो होगा। अगर कभी ये दोनों भी कंबाइन करके किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करें, कौन दोनों? B और C, क्योंकि एक कॉमन हटा दी। B और C अगर कभी भी आपस में रिएक्शन करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो वो किस रेशियो में करेंगे? y इज टू z के रेशियो में करेंगे, या इसका कोई सिंपल मल्टीपल हो सकता है। तो इसकी डिफिनीशन क्या बनती है कि if fixed weight of an element combines with different weights of 2 other elements, then different weights of 2 other elements will bear a certain ratio. Simple ratio नहीं यूज करेंगे, certain ratio. If these 2 elements ever combine, they will combine either in same ratio
और अ सिंपल मल्टीपल। तो इसको अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा और एग्जाम्पल एक्चुअल वैल्यू के साथ समझने की कोशिश करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे और उन्हीं एग्जाम्पल के बेसिस पर अब हमारा कोशिश शुरू होगा। तो उसके पहले हम लोग इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं। चलो डेफिनेशन क्या लिखते हैं कि if certain weight of an element let A combines with different weight of two other elements कौन कौन से एलिमेंट्स ले लिया? लेट बी एंड सी। देन द वेट्स ऑफ अब हम यहां नाम देते हैं बी एंड सी विल बियर अ सिंपल रेशियो। क्लियर? कोई सिंपल रेशियो इसमें मिल सकता है। इफ बी एंड सी एवर कंबाइन, यानी अगर बी और सी कभी भी कंबाइन करेंगे, कॉमा दे विल डू सो in same ratio or its simple multiple। यानी जो अभी आपको मैंने समझाया एग्जाम्पल देकर के, वो यही चीज है कि एक एलिमेंट का सर्टेन वेट दो डिफरेंट एलिमेंट के, दो अदर एलिमेंट्स के डिफरेंट वेट के साथ कंबाइन करेगा, तो उन दोनों एलिमेंट के वेट्स में एक सिंपल रेशियो देखने को मिलेगा। अगर कभी ये दोनों एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे तो या तो उसी रेशियो में करेंगे या उसका कोई सिंपल मल्टीपल हो सकता है। तो एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब इसको हम लोग एक एक्चुअल एग्जाम्पल के बेसिस पर और क्लियर करते हैं। हमने तीन एलिमेंट्स लिया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, सपोज करो एक कंपाउंड कौन सा बन गया? CH4। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, एक कंपाउंड कौन सा बन गया? वाटर। कार्बन ऑक्सीजन ने एक के साथ कंबाइन किया तो क्या बन गया? CO2 बन गया। तो हमने क्या किया? हमने तीन एलिमेंट्स लिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उससे क्या किए? देखो एक कॉम्बिनेशन तैयार किया। कार्बन हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाए? CH4। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाए? H2O। कार्बन ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना दिए? CO2। अब हम लोग क्या करेंगे? पहले दो कंपाउंड लेते हैं और उसमें जो कॉमन एलिमेंट है उसके वेट को फिक्स करते हैं। तो चलो देखो, इन CH4 में अगर देखा जाए तो कार्बन कितना है? 12 है, और हाइड्रोजन कितना है? 4 है। H2O में हाइड्रोजन कितना है? 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 16 है। CO2 की बात करें तो कार्बन कितना? 12, ऑक्सीजन कितना? 32। तो कोई भी दो कंपाउंड हम लेकर के शुरुआत कर सकते हैं। तो हम क्या किए? पहले ये दोनों कंपाउंड लिए। अब इन दोनों कंपाउंड में कॉमन एलिमेंट कौन सा? हाइड्रोजन। तो चलो देखो, इन CH4, अब CH4 में जो कॉमन है उसको बेस बना के चलेंगे। 4 पार्ट्स हाइड्रोजन कंबाइन विद 12 पार्ट्स कार्बन। तो 1 पार्ट हाइड्रोजन कंबाइंस विद 12/4, that is 3 parts of carbon। दूसरा कंपाउंड H2O,
दोनों में हाइड्रोजन कॉमन था। H2O में अगर बात करें तो टू पार्ट्स हाइड्रोजन कंबाइन विद 16 पार्ट्स ऑक्सीजन। तो 1 पार्ट हाइड्रोजन कंबाइंस विद कितना निकल गया 16/2, दैट इज 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने एक एलिमेंट का वेट क्या किया, फिक्स कर दिया। क्या लिया, 1 पार्ट हाइड्रोजन, ये हमने फिक्स कर लिया। तो यही लॉ कहता है ना कि एक एलिमेंट का फिक्स वेट बाकी दो अदर एलिमेंट के डिफरेंट वेट के साथ कंबाइन करेगा। तो हमने क्या निकाला, रेशियो ऑफ कार्बन इज टू ऑक्सीजन, ये कितना हो जाएगा 3:8, यही ना होगा। अब यही क्वेश्चन कहता है अगर कभी कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे, अगर कभी कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे तो या तो इसी रेशियो में कंबाइन करेंगे या इसका कोई मल्टीपल हो सकता है। तो चलो देख लेते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने क्या बनाया था, CO2 बनाया था। तो हम निकाल लेते हैं इन CO2 कार्बन कितना था, यहां हम लोग लिख चुके हैं पहले ही। कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 32। तो रेशियो ऑफ कार्बन इज टू ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 12:32, यानी ये कितना हो गया 3:8। तो देखो सेम आ गया ना, हमने यहाँ 3:8 निकाला था, यहाँ क्या हो गया 3:8 आ गया। तो यही चीज थी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। 3 एलिमेंट्स लिए, एक एलिमेंट का फिक्स वेट दूसरे बाकी जो दोनों एलिमेंट्स हैं उनके डिफरेंट वेट के साथ कंबाइन किया, जिसमें एक सिंपल रेशियो देखने को मिला। अगर ये दोनों आपस में कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाते तो या तो सेम रेशियो होता या इसका होल नंबर मल्टीपल होता। तो यहां देखो हमारा आंसर क्या आ गया, सेम रेशियो आ गया। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग न्यूमेरिकल लगाना शुरू करते हैं। चलो तो अब इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि अमोनिया कंटेन्स 82.35% ऑफ नाइट्रोजन एंड 17.65% ऑफ हाइड्रोजन। यानी अमोनिया का फॉर्मूला से मतलब नहीं है, यहां क्या मतलब है कि अमोनिया में कहा कि नाइट्रोजन का वेट कितना 82.35%, हाइड्रोजन का वेट कितना है 17.65%। तो पहला कंपाउंड दे दिया। दूसरा क्या कहा, वाटर कंटेन्स 88.90% ऑफ ऑक्सीजन एंड 11.10% ऑफ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कंटेन्स 63.15% ऑफ ऑक्सीजन एंड 36.85% ऑफ नाइट्रोजन। Clear? Show that these data illustrate law of reciprocal proportion। तो चलो हम लोग एक और से शुरू करते हैं। सबसे पहला कंपाउंड हमारा क्या दिया गया, अमोनिया दिया गया। अमोनिया में क्या कहा गया, अमोनिया में कहा गया नाइट्रोजन कितना 82.35%, ऑक्सीजन कितना 17.65%। दूसरा कंपाउंड क्या दिया इसने, दूसरा कंपाउंड इसने दिया वाटर। वाटर में क्या कहा, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है आपका कितना 88.90% और हाइड्रोजन कितना है 11.10%। ठीक है। अब इसके बाद देखो तीसरा आपको क्या कंपाउंड दिया गया, तीसरा कंपाउंड दिया गया नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में नाइट्रोजन कितना दिया गया, नाइट्रोजन आपको दिया गया 36.85। सॉरी ये अमोनिया था ना, मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया, गड़बड़ हो गई, ध्यान देना, हो सकता है गर्मी बहुत है ना। नाइट्रोजन कितना, ऑक्सीजन 63.15%। गड़बड़ हो गई थी, मैं सोच रहा था कहाँ चला गया लिखने में।
राइटिंग मिस्टेक। चलो शुरू करते हैं पहले और दूसरे कंपाउंड को लेकर के। पहले और दूसरे कंपाउंड में देखो हमारा सबसे पहला काम होता है कि जो भी दो कंपाउंड हम ले रहे हैं उसमें हम पहले कॉमन वाले का सिलेक्शन कर लें कि हमारा कॉमन एलिमेंट कौन सा है। सबसे पहली चीज आप ऐसे डेटा लिख लीजिए। डेटा लिखने के बाद आप दो कंपाउंड चूज कर लीजिए। दोनों कंपाउंड में ये चूज कर लीजिए कि कॉमन एलिमेंट कौन सा है। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। तो जो कॉमन एलिमेंट हो उसके वेट को आप क्या करिए? कांस्टेंट बना दीजिए। तो कैसे कांस्टेंट बनाएंगे? चलो देखो, अब हम लिख देते हैं N अमोनिया। अमोनिया में हाइड्रोजन कॉमन बनाना है ना, 17.65 ग्राम, मान लो ग्राम में ले लिया, 17.65 ग्राम हाइड्रोजन combines with 82.35 ग्राम नाइट्रोजन। देखो परसेंटेज में दिया है, नाइट्रोजन 82.35, हाइड्रोजन कितना? 17.65। तो 17.65 ग्राम हाइड्रोजन कितने से कंबाइन करता है? 82.35 ग्राम नाइट्रोजन से। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंस में 1 ग्राम कितने से कंबाइन करेगा? 82.35 बाई 17.65। ये आपका आंसर कितना आएगा? ये आपका आंसर आएगा 4.67 ग्राम नाइट्रोजन। यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितने ग्राम नाइट्रोजन ने कंबाइन किया? 4.67 ग्राम ने कंबाइन किया। दूसरा केस देखते हैं वाटर का। चलिए वाटर में भी, अब दोनों में हाइड्रोजन कॉमन था ना, तो हाइड्रोजन इक्वेट करते हैं। 11.10 ग्राम हाइड्रोजन combines with 88.90 ग्राम ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन कितना? 88.90 ग्राम। तो अब इसमें भी हम 1 ग्राम ले लें, तो 1 ग्राम कितने के साथ कंबाइन करेगा? 88.90 डिवाइडेड बाई 11.10, ये लगभग कितना आएगा? 8.01 ग्राम। ठीक है। अब तो एक एलिमेंट का फिक्स वेट, यहां चलो हम हाइड्रोजन लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। एक एलिमेंट का फिक्स वेट 1 ग्राम हाइड्रोजन था और यहां भी क्या है? 1 ग्राम हाइड्रोजन। तो एक एलिमेंट का फिक्स वेट बाकी दो अदर एलिमेंट के डिफरेंट वेट के साथ कंबाइन किया। तो देखो रेशियो ऑफ वेट ऑफ नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन, ये कितना आएगा? 4.67 इज टू 8.01। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 1 इज टू 1.72। तो ये एक सर्टेन रेशियो आ गया। ठीक है। अब अगर ये दोनों कभी आपस में कंबाइन करते, लॉ यही कहता है ना, अगर ये दोनों कभी आपस में कंबाइन करते तो या तो इसी रेशियो में करते या इसका मल्टीपल होते। तो चलो कंबाइन तो कर लिया, और कंबाइन करके क्या बना लिया? नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बना लिया। देख लेते हैं अगर नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में वेट का रेशियो सेम आया या मल्टीपल आया, तब तो लॉ सही है, नहीं तो लॉ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। एन नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड रेशियो ऑफ नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन कितना था? 36.85 इज टू 63.15। ये आता है 1 इज टू 1.71। अब देखो एग्जैक्ट नहीं आया, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में ये क्या आ गया? इक्वल आ गया, क्योंकि एग्जैक्टली डिवीजन दोनों केस में नहीं। तो ये दोनों क्या आ गए? लगभग बराबर आ गए। जब लगभग बराबर आ गए तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, देयरफॉर these data illustrate law of reciprocal proportion। तो क्या किया हमने? देखो बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपको एग्जांपल दे करके बताया था
कि पहले दो कंपाउंड सेलेक्ट किए, दोनों में कॉमन एलिमेंट सेलेक्ट किया, उस कॉमन एलिमेंट के वेट को किस में कन्वर्ट किया, 1 ग्राम में, और बाकी अदर दोनों एलिमेंट्स के वेट का एक रेशियो पर्टिकुलर ऑब्टेन कर लिया। उसके बाद जब ये दोनों कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाए तो उसके भी वेट का रेशियो निकाल लिया, दोनों बराबर आ गए। जब बराबर आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भी डेटा गिवन है ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलो आ जाते हैं, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। पहले क्वेश्चन कह रहा है PCl3 कंटेन्स 22.57% ऑफ फास्फोरस, यानी PCl3 में फास्फोरस का परसेंटेज कितना है, 22.57 है। PH3 जानते हो, PH3 फॉस्फीन को कहते हैं, फॉस्फीन गैस का फॉर्मूला है। तो फॉस्फीन कंटेन्स 91.18% ऑफ फास्फोरस। HCl कंटेन्स 97.23% ऑफ क्लोरीन। यानी आपको तीनों कंपाउंड में एक एक एलिमेंट का परसेंटेज दिया है, तो आप क्या करेंगे, आप दूसरे कंपाउंड का परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले हम बात करते हैं PCl3 की। तो PCl3 में फास्फोरस कितना, 22.57%। क्लोरीन नहीं ना मालूम, क्लोरीन निकालेंगे तो क्लोरीन कितना हो जाएगा, 100 - 22.57, तब ये कितना आ जाएगा, ये आपका जाएगा 77.43%। दूसरा कंपाउंड था फॉस्फीन यानी PH3, तो इसमें फास्फोरस कितना दिया गया, 91.18%। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 100 - 91.18, यानी ये कितना आ जाएगा, 8.92%। ये इतना आएगा ना, 8.82% आएगा। चलो HCl की बात करते हैं। HCl में क्लोरीन कितना, क्लोरीन है आपका 97.23%। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 100 - 97.23%, यानी अब ये कितना आ गया, या परसेंटेज के साइन नहीं लगाते, हटा दिए, ये आ जाएगा 2.77%। आ गया। अगेन सेम काम करना है, ये मैंने इसीलिए कहा कि चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस हो जाता है। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा, फास्फोरस। तो अब फास्फोरस को कांस्टेंट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखो NPCl3 22.57 ग्राम, 22.57 ग्राम फास्फोरस combines with 77.43 ग्राम क्लोरीन, यानी इतने ग्राम फास्फोरस इतने ग्राम क्लोरीन के साथ कंबाइन किया। तो 1 ग्राम फास्फोरस, पूरा लिख देता हूं मैं, 1 ग्राम फास्फोरस कंबाइंस में ये कितना हो जाएगा, 77.43 डिवाइडेड बाई 22.57, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 3.43 ग्राम Cl2। ये आ गया। दूसरे केस में देखते हैं NPH3 में चलो कांस्टेंट किया जाए। PH3 में कांस्टेंट करते हैं फास्फोरस को, तो स्टेटमेंट की शुरुआत करते हैं। 91.18 ग्राम फास्फोरस combines with 8.82 ग्राम हाइड्रोजन। तो 1 ग्राम फास्फोरस कंबाइंस विद, ये कितना हो जाएगा, 8.82 डिवाइडेड बाई 91.18, ये आ जाएगा 0.097 ग्राम हाइड्रोजन। तो देखो हमने क्या किया, फास्फोरस को हमने कांस्टेंट कर लिया ना, यहां भी 1 ग्राम फास्फोरस, यहां भी 1 ग्राम फास्फोरस। डिफरेंट वेट क्लोरीन और हाइड्रोजन के निकाल लिए, क्या क्या निकाल लिए, 3.43 निकाल लिया, और क्या निकाल लिया, 0.097 निकाल लिया। अब हम क्लोरीन और हाइड्रोजन के वेट का रेशियो निकाल लें। तो अब हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ वेट ऑफ क्लोरीन इज टू हाइड्रोजन। तो ये कितना लिखेंगे, ये लिखेंगे 3.43 डिवाइडेड बाई 0.097। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 35.3:1। ये हमारा एक रेशियो आ गया। थोड़ा और इसको बड़ा लिखते हैं,
ये हमारा एक रेशियो आ गया 35.3:1। अब क्लियर हो गया, ठीक। अब हम ये पता करें कि जो हमारा HCl दिया गया उस HCl में क्लोरीन और हाइड्रोजन के वेट का परसेंटेज क्या क्या इसके बराबर है, बराबर है तो जस्टिफाइड हो गया लॉ, नहीं बराबर है तो नहीं होगा। तो चलो कर लेते फटाक से। देखो क्या लिखेंगे, NaHCl रेशियो ऑफ वेट ऑफ क्लोरीन इज टू हाइड्रोजन। तो क्लोरीन कितना था, क्लोरीन था 97.23, हाइड्रोजन कितना था 2.77। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 35.1:1। इसको थोड़ा और बड़ा कर दें। तो अब देखो ये रेशियो क्या है, आपस में लगभग बराबर है। हम इतने के डिफरेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं ऐसे केसेस में, क्योंकि कैलकुलेशन काफी बड़े बड़े हो जाते हैं। तो यानी ये रेशियो क्या आ गया, अप्रॉक्स इक्वल आ गया। जब अप्रॉक्स इक्वल आ गया तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर डेटा फॉलोज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी उसी तरीके का था। थोड़ा इसमें एक ही एलिमेंट का परसेंटेज दिया था तो दूसरे को 100 निकाल करके माइनस करेंगे। तो एक काम करो, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आते हैं अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक के दोनों क्वेश्चन में हम लोग क्या सीखे कि हमें डेटा गिवन था, हम जस्टिफाई कर रहे थे कि डेटा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा और हमें डेटा निकालना है। कैसे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेन्स 52.9% एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है हमारे पास जिसमें एल्यूमिनियम का परसेंटेज कितना है 52.9%, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का परसेंटेज कितना है 27.27%। यानी हमारे पास एक कंपाउंड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसमें हमको क्या गिवन है, परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम हमको गिवन है कितना है 52.9%। तो हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं 100 माइनस 52.9, ये कितना आ जाएगा 47.1% आ जाएगा। फिर हमारे पास दूसरा कंपाउंड कौन सा दिया है, CO2 दिया है। कार्बन कितना दिया गया, परसेंटेज ऑफ कार्बन ये दिया गया 27.27%। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं ना, 100 माइनस 27.27 यानी ये कितना हो जाएगा 72.73%। तीसरा कंपाउंड एल्यूमिनियम कार्बाइड और पूछा है परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम, यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया। ऑक्सीजन का भी नहीं दिया गया, ऑक्सीजन का देता तो माइनस कर देते। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन में क्या कहता है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन करेक्ट है, यानी डेटा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है। तो जब उसके अकॉर्डिंग दिया गया है तो आपको क्या कर रहे हैं, आपको एल्यूमिनियम का परसेंटेज फाइंड करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन, ये देखो बाकी दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। अब देखो अगेन वही बेसिक प्रिंसिपल सेम, एल्यूमिनियम कार्बाइड कार्बन डाइऑक्साइड में दोनों में कॉमन क्या है, हमारा ऑक्सीजन है। तो दोनों केस में हम ऑक्सीजन को कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एन एल्यूमिनियम ऑक्साइड 47.1 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कॉमन है ना, ऑक्सीजन combines with 52.9 ग्राम एल्यूमिनियम। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंस विद कितना आएगा, ये 52.9 बाई 47.1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सही है, ये क्या आ जाएगा 1.123 ग्राम एल्यूमिनियम।
यानी 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम एल्यूमिनियम से कंबाइन किया? 1.123 ग्राम एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन किया। दूसरा केस ले लेते हैं, NCO2। CO2 में क्या कहते हैं? 27 ऑक्सीजन लेके चल रहे हैं ना, हाँ, 72.73 ग्राम ऑक्सीजन combines with कितने ग्राम कार्बन? 27.27 ग्राम कार्बन। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन combines with कितने के साथ? 27.27 डिवाइडेड बाई 72.73, ये कितना आ जाएगा? 0.375 ग्राम ऑक्सीजन कह रहे, सॉरी कार्बन निकालना है ना। चलो आज बहुत गर्मी है, चलो भाई, तो एल्यूमिनियम निकल गया और क्या निकल गया? कार्बन निकल गया ना, 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जो कंबाइन किया। अब क्वेश्चन में कह दिया है एज्यूमिंग दैट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज ट्रू, यानी इतना ग्राम एल्यूमिनियम इतने ग्राम कार्बन के साथ कंबाइन करेगा। सिंस डेटा फॉलोज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, फॉलो कर रहे हैं ना, तो अब होगा क्या? क्वेश्चन में क्या है? सिंस डेटा फॉलोज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसका मतलब कि 1.123 ग्राम एल्यूमिनियम विल कंबाइन, ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, विल कंबाइन विद 0.375 ग्राम कार्बन। तो अब हम कार्बन का परसेंटेज निकाल लें, देयरफॉर परसेंटेज एल्यूमिनियम का निकालना है ना, चलो एल्यूमिनियम का परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? वेट ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन वेट ऑफ एल्यूमिनियम प्लस वेट ऑफ कार्बन इंटू 100, यही होता है ना। परसेंटेज निकाला होगा 10th में कि परसेंटेज किसी एलिमेंट का निकालना होता है तो क्या करते हैं? वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल वेट ऑफ कंपाउंड, तो वही काम यहाँ भी करते हैं। चलो 1.123 डिवाइडेड बाई 1.123 प्लस 0.375 इंटू 100, 1.123 बाई 1.498 इंटू 100, यह आ जाएगा 74.97% एल्यूमिनियम। यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखो ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन लगाने का बेसिक तरीका सेम था कि पहला ये स्टेप क्या था? सेम था जो बीते 2 क्वेश्चंस में हमने किया कि जो भी 2 कंपाउंड लिए उसमें कॉमन एलिमेंट के वेट को कांस्टेंट करके निकाला। अब तीसरा पार्ट डिफरेंट था। तीसरे पार्ट में क्या करते थे पिछले दोनों क्वेश्चन में कि कंपाउंड दिया रहता था, उसमें वेट का रेशियो निकाल के कंपेयर कर लेते थे इन दोनों के रेशियो के बराबर है कि नहीं। यहाँ कह दिया कि इसी रेशियो में, क्योंकि रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन करेक्ट है, तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? आज हम लोगों ने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पढ़ा, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस पर जितने तरह के न्यूमेरिकल लगने हैं वो पढ़ लिया। अब अगले चैप्टर तक आप लोग इतना हिस्सा पूरा प्रिपेयर करके रखिए, ठीक है।